पहला क्वेश्चन है विच टूल एंगल इज ग्राउंड टू प्रिवेंट द टूल रबिंग फ्रॉम द वर्कपीस इन लेथ। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ वर्क में से टूल को घिसने से रोकने के लिए किस टूल एंगल को ग्राउंड किया जाता है ताकि जिससे कटिंग टूल जॉब के साथ ना घिसे। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेक एंगल, दूसरा ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल, तीसरा ऑप्शन है एंड कटिंग एंगल और चौथा ऑप्शन है साइड कटिंग एज एंगल। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लेथ वर्क में टूल को घिसने से रोकने के लिए किस टूल के एंगल को ग्राउंड किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल को ग्राउंड करने के बाद जैसे कटिंग टूल के साथ हम कट करते हैं तो उस समय सिर्फ कटिंग एज ही जॉब को टच होता है, उसके नीचे वाला कोई भाग टच नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि जॉब के साथ कटिंग टूल की घिसना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मशीन टूल रिमूव द मेटल फ्रॉम रिवॉल्विंग वर्कपीस विथ अ स्टेशनरी कटिंग टूल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सा मशीन टूल स्टेशनरी कटिंग टूल से घूमने वाले वर्कपीस से धातु को निकालता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लेथ, दूसरा ऑप्शन है शेपर, तीसरा ऑप्शन है मिलिंग मशीन, चौथा ऑप्शन है ग्राइंडिंग मशीन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा मशीन टूल स्टेशनरी कटिंग टूल से घूमने वाले वर्कपीस से धातु को हटाता है, मतलब जो जॉब रोटेट होता है उसके ऊपर से मटेरियल को कट करता है कौन से मशीन की सहायता से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेथ मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which tool angle in a lathe will weaken the cutting edge in case of increase of angle। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ में कौन सा टूल एंगल कौन बढ़ाने पर कटिंग एज को कमजोर कर देता है, मतलब कौन सा एंगल अगर हम बढ़ा देते हैं तो कटिंग टूल का कटिंग एज कमजोर हो जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेक एंगल, दूसरा ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल, तीसरा ऑप्शन है एंड कटिंग एज एंगल, चौथा ऑप्शन है साइड कटिंग एज एंगल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ में कौन सा टूल एंगल को बढ़ाने पर कटिंग एज कमजोर हो जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गियर इज फिटेड टू द मेन स्पिंडल एंड आउटसाइड द हेडस्टॉक कास्टिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेन स्पिंडल और हेडस्टॉक कास्टिंग के बाहर कौन सा गियर फिट किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पिंडल गियर, दूसरा ऑप्शन है टम्बलर गियर, तीसरा ऑप्शन है स्टर्ड गियर, फिक्स स्टर्ड गियर और चौथा ऑप्शन है चेंज गियर यूनिट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेन स्पिंडल और हेडस्टॉक कास्टिंग के बाहर कौन सा गियर फिट किया जाता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्पिंडल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेट ऑफ गियर इज अवेलेबल इन अ लेथ फॉर द पर्पज ऑफ फीड चेंजिंग एज ए एडिशनल यूनिट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि एक अतिरिक्त इकाई के रूप में फीड बदलने के उद्देश्य से लेथ में गियर का कौन सा सेट उपलब्ध होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पिंडल गियर, दूसरा ऑप्शन है फिक्स स्टर्ट गियर, तीसरा ऑप्शन है चेंज गियर यूनिट और चौथा ऑप्शन है टम्बलर गियर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक अतिरिक्त इकाई के रूप में फीड बदलने के उद्देश्य से लेथ में गियर का कौन सा सेट उपलब्ध होता है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेंज गियर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द लेथ होल्ड कटिंग टूल ड्रिल रिमर ड्रिल चक प्रोवाइड विद द टेपर शांग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लेथ के किस हिस्से में टेपर शांग के साथ कटिंग टूल्स ड्रिल रिमर या फिर ड्रिल चक को फिट कर सकते हैं हम लेथ मशीन के ऊपर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैरेज, दूसरा ऑप्शन है हेड स्टॉक, तीसरा ऑप्शन है टेल स्टॉक और चौथा ऑप्शन है लेथ चक। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन के कौन से पार्ट में हम टेपर शांग ड्रिल या फिर रिमर या फिर ड्रिल चक को फिट कर सकते हैं, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी टेल स्टॉक। टेल स्टॉक में हम ड्रिल को भी फिट कर सकते हैं टेपर शांग, या फिर ड्रिल चक को भी फिट कर सकते हैं, या फिर रिमर को भी फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द लेथ प्रोवाइडेड स्लाइड वे अप ऑन विच ऑपरेटिंग यूनिट कैन बी मूव्ड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लेथ का कौन सा भाग ऊपर की ओर बगल में प्रदान करता है जिस पर ऑपरेटिंग यूनिट को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कैरेज, दूसरा ऑप्शन है लेथ बेड, तीसरा ऑप्शन है टेल स्टॉक और चौथा ऑप्शन है क्रॉस स्लाइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ का कौन सा भाग ऊपर की ओर बगल में प्रदान किया करता है जिस पर ऑपरेटिंग यूनिट को स्थानांतरित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेथ बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गियर यूनिट द फीड चार्ट इज फिक्स्ड ऑन द कास्टिंग। फीड चार्ट किस गियर यूनिट में कास्टिंग पर फिक्स होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फिक्स स्टर्ट गियर, दूसरा ऑप्शन है चेंज गियर यूनिट, तीसरा ऑप्शन है टम्बलर गियर यूनिट, चौथा ऑप्शन है क्विक चेंज गियर बॉक्स। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फीड चार्ट किस गियर यूनिट में कास्टिंग पर फिक्स होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
डी क्विक चेंज गियर बॉक्स। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फीड चार्ट किस गियर यूनिट में कास्टिंग पर फिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ लेथ इज मोर सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस प्रकार का लेथ मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेंच लेथ, दूसरा ऑप्शन है सेंटर लेथ, तीसरा ऑप्शन है स्पीड लेथ और चौथा ऑप्शन है कैप्स्टन एंड टरेट लेथ। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस प्रकार के लेथ का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैप्स्टन एंड टरेट लेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल एंगल इज ग्राउंड ऑन पार्टिंग एंड अंडरकट टूल ऑन बोथ साइड। पार्टिंग पर कौन सा टूल का एंगल ग्राउंड किया जाता है और दोनों तरफ अंडरकट टूल होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है रेक एंगल, दूसरा ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल, तीसरा ऑप्शन है साइड रिलीफ एंगल और चौथा ऑप्शन है साइड कटिंग एज एंगल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच टूल एंगल इज ग्राउंड ऑन पार्टिंग एंड अंडरकट टूल्स ऑन बोथ साइड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी साइड रिलीफ एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द एंड कटिंग एज एंगल ऑफ द लेथ टूल। लेथ टूल्स का एंड कटिंग एज एंगल कितना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 40 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 50 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ का कटिंग एज एंड कटिंग एज एंगल कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल एंगल ऑफ द लेथ इज ग्राउंड ऑन टूल कंट्रोल एंड ज्योमेट्री ऑफ चिप्स फॉर्मेशन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि लेथ का कौन सा टूल एंगल टूल पर ग्राउंड होता है जो चिप्स निर्माण की ज्योमेट्री को नियंत्रित करता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल, दूसरा ऑप्शन है एंड कटिंग एज एंगल, तीसरा ऑप्शन है टॉप और बैकरेक एंगल और चौथा ऑप्शन है साइड कटिंग एज एंगल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ का कौन सा टूल एंगल टूल पर ग्राउंड होता है जो चिप निर्माण की ज्योमेट्री को नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टॉप रेक एंगल या फिर टॉप रेक एंगल और बैक रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैकेनिज्म ऑफ द मूवमेंट ऑफ कैरेज फॉर स्क्रू कटिंग इज एक्वेटेड। तो जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि स्क्रू काटने के लिए कैरेज के संचालन का कौन सा तंत्र कार्यान्वित होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाफ नट मैकेनिज्म, दूसरा ऑप्शन है बैक गियर मैकेनिज्म, तीसरा ऑप्शन है टम्बलर गियर मैकेनिज्म और चौथा ऑप्शन है स्पिंडल गियर मैकेनिज्म। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रू काटने के लिए कैरेज के संचालन का कौन सा तंत्र कार्यान्वित होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाफ नट मैकेनिज्म, क्योंकि थ्रेडिंग करते समय हमें हाफ नट मैकेनिज्म का उपयोग करना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर यूनिट ऑफ द लेथ विच कंसिस्ट ऑफ 3 गियर ईच हैविंग द सेम नंबर ऑफ टीथ। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया कि लेथ की गियर यूनिट का क्या नाम है जिसमें 3 गियर होते हैं और प्रत्येक में दांतों की संख्या समान होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पिंडल गियर, दूसरा ऑप्शन है फिक्स स्टड गियर, तीसरा ऑप्शन है चेंज गियर यूनिट, चौथा ऑप्शन है टम्बलर गियर यूनिट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ की गियर यूनिट का नाम क्या है जिसमें 3 गियर होते हैं और प्रत्येक गियरों की दांतों की संख्या समान होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टम्बलर गियर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shaft of 50 millimeter has to be roughly turned to diameter 42 millimeter in one pass. When will you check to ensure the set depth of cut is correct। तो जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया कि 50 मिलीमीटर के एक शाफ्ट को मोटे तौर पर एक पास में 42 मिलीमीटर डायमीटर में बदलना है। कट की निर्धारित गहराई सही है यह सुनिश्चित करने के लिए आप कब जांच करेंगे। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो आपका साइज है 50 मिलीमीटर, उसमें उसको एक कट में हमें फाइनल करना है 42 मिलीमीटर में। तो इसके लिए जो कट लेने के बाद आप डायमीटर कब चेक करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आफ्टर द टूल ट्रैवल द फुल लेंथ, मतलब कटिंग टूल के उपकरण के बाद पूरी लंबाई की यात्रा की, मतलब जो पहला ऑप्शन है आफ्टर द टूल ट्रैवल इन फुल लेंथ, मतलब पूरी लंबाई में टूल मूव होने के बाद, या फिर दूसरा ऑप्शन है आफ्टर द टूल ट्रैवल हाफली, मतलब आधा दूर जाने के बाद चेक करेंगे, या फिर तीसरा ऑप्शन है जस्ट आफ्टर द कट इन टेकन एट द टेलीस्टॉक एंड, मतलब टेलीस्टॉक एंड में कट लगाने के बाद चेक करेंगे, या फिर चौथा ऑप्शन है आफ्टर द टूल हैज ट्रैवल अ डिस्टेंस मोर देन द एंगुलर शोल्डर, मतलब उपकरण के एंगुलर शोल्डर से अधिक दूरी तय करने के बाद। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 50 मिलीमीटर के शाफ्ट को मोटे तौर पर एक पास में 42 मिलीमीटर डायमीटर में बदलना है। कट की निर्धारित गहराई सही है यह सुनिश्चित करने के लिए आप कब जांच करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी
आफ्टर द टूल हैज ट्रेवल अ डिस्टेंस मोर देन द एंगुलर शोल्डर। मतलब स्टार्टिंग से हम कट लेने के बाद थोड़े दूर जाने के बाद जो एंगुलर शोल्डर बनता है, उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा जो हमने जो डेप्थ ऑफ कट लगाया वो बराबर सही से लगा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रैवलिंग स्टडी इज फिक्स्ड ऑन द सैडल ऑफ अ लेथ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्टडी रेस्ट। तो जो क्वेश्चन है पूछा गया कि जो ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट होता है वो सैडल के ऊपर फिक्स होता है, तो इस स्टडी रेस्ट का कार्य क्या है, जो क्वेश्चन ने पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट बेंडिंग ऑफ लॉन्ग शाफ्ट ड्यू टू कटिंग फोर्स, मतलब काटने के बल के कारण लंबे शाफ्ट को बेंडिंग से रोकने के लिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है टू अवॉइड लोड ऑन द लेथ सेंटर वाइल टर्निंग लॉन्ग शाफ्ट, मतलब लंबे शाफ्ट टर्निंग के समय लेथ सेंटर पर भार से बचाने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है टू रेड्यूस द लोड ऑन द कटिंग टूल वाइल टर्निंग, मतलब टर्निंग के समय काटने के उपकरण पर भार कम करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू इंश्योर टू टर्न अ हायर कटिंग स्पीड दैन रिकमेंडेड, मतलब सिफारिश की तुलना में उच्च काटने की गति को चालू करना सुनिश्चित करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक ट्रैवलिंग स्टडी रेस्ट एक लेथ की सैडल पर फिक्स होता है, तो इस स्टडी रेस्ट का कार्य क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू प्रिवेंट बेंडिंग ऑफ लॉन्ग शाफ्ट ड्यू टू कटिंग फोर्स, मतलब इसका जो मीनिंग होता है कि काटने के बल के कारण लंबे शाफ्ट को बेंडिंग से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is used to hold cylindrical rough casting for turning। टर्निंग के लिए सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग को होल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्री-जा चक, दूसरा ऑप्शन है फोर-जा चक, तीसरा ऑप्शन है कॉलेट चक, चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक चक। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टर्निंग के लिए सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग को होल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोर-जा चक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is used to hold the workpiece for machining diameter concentric to its hole या फिर बोर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मशीनिंग व्यास के वर्कपीस को उसके होल या फिर बोर के कॉन्सेंट्रिक रखने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा ऑप्शन है मैंड्रिल, तीसरा ऑप्शन है थ्री-जा चक और चौथा ऑप्शन है फोर-जा चक। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मशीनिंग व्यास के वर्कपीस को उसके बोर के कॉन्सेंट्रिक रखने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैंड्रिल। मैंड्रिल में कॉन्सेंट्रिक एकदम ट्रू करने के लिए मैंड्रिल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ थ्री-जा चक इज स्पेसिफाइड बाय। थ्री-जा चक का आकार किस तरह से निर्दिष्ट किया जा सकता है, मतलब थ्री-जा चक की अगर हमें स्पेसिफिकेशन देना है तो किस प्रकार से दिया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है द साइज ऑफ ईच जॉ, मतलब प्रत्येक जॉ का आकार के ऊपर। या फिर दूसरा ऑप्शन है द थिकनेस ऑफ जॉ, मतलब प्रत्येक जॉ की मोटाई के ऊपर। या फिर तीसरा ऑप्शन है द डायमीटर ऑफ द बॉडी ऑफ द चक, मतलब चक के बॉडी के डायमीटर के हिसाब से। या फिर चौथा ऑप्शन है विड्थ ऑफ द बॉडी ऑफ द चक, मतलब चक के बॉडी की चौड़ाई के हिसाब से। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्री-जा चक को किस तरह से स्पेसिफाइड किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द डायमीटर ऑफ द बॉडी ऑफ द चक, मतलब चक के बॉडी का जितना व्यास होता है उतना ही जो हमारा थ्री-जा चक होता है उसको स्पेसिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोअर स्टडी रेस्ट इज फिक्स्ड ऑन द। फॉलोअर स्टडी रेस्ट कहाँ पर फिट किया जाता है लेथ मशीन पर, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेल स्टॉक, दूसरा ऑप्शन है बेड, तीसरा ऑप्शन है सैडल और चौथा ऑप्शन है हेड स्टॉक। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉलोअर स्टडी रेस्ट को कहाँ पर फिक्स किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेमेडियल मेजर टू प्रिवेंट द टूल कटिंग एज चिपिंग ऑफ। निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक उपाय है जिससे कटिंग टूल एज को छिलने से रोका जा सकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फीड इंक्रीज द फीड रेट, मतलब फीड रेट बढ़ा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है रेड्यूस कटिंग स्पीड, मतलब कटिंग स्पीड कम कर देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है रेड्यूस डिक्रीज नोज रेडियस, मतलब नोज रेडियस को बढ़ाना चाहिए। या फिर चौथा ऑप्शन है यूज नेगेटिव टॉप रेक एंगल, मतलब नेगेटिव टॉप रेक का प्रयोग करके। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक उपाय है जिससे टूल कटिंग एज को छीलने से रोका जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूज नेगेटिव टॉप रेक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द डायमीटर ऑफ द वर्कपीस डिक्रीसेस द स्पिंडल स्पीड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि
पूछा गया है कि जैसे ही वर्कपीस का व्यास घटता है तो उस समय स्पिंडल की स्पीड कितना होना चाहिए। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंक्रीज मतलब बढ़ाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीसेस मतलब घटाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है रिमेन द सेम मतलब उसी स्पीड पर रखना चाहिए, या फिर चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जैसे ही वर्कपीस का डायमीटर घटता है तो उस समय स्पिंडल का स्पीड कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज मतलब बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन यूजिंग फेस प्लेट द एंगल प्लेट इज हेल्ड ऑन द। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान फेस प्लेट का उपयोग करते हुए एंगल प्लेट को किस पर रखा जाता है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है फेस प्लेट, दूसरा ऑप्शन है कैरेज, तीसरा ऑप्शन है टेलीस्टॉक और चौथा ऑप्शन है बेड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान फेस प्लेट का उपयोग करते हैं तो फेस प्लेट के साथ एंगल प्लेट को कहाँ पर फिक्स करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फेस प्लेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द केस फॉर इनकरेक्ट पिच ऑफ थ्रेड ड्यूरिंग थ्रेड कटिंग विथ अ सिंगल पॉइंट टूल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित सिंगल पॉइंट टूल से थ्रेडिंग के दौरान थ्रेड की गलत पिच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। थ्रेडिंग करते समय अगर उसका गलत पिच आ जाता है तो उसका कारण क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन इनकरेक्ट सिलेक्शन ऑफ चेंज गियर मतलब गियर जो हम चेंज सिलेक्शन करते हैं पिच के हिसाब से वो बराबर नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन है लीड स्क्रू वर्म आउट मतलब लीड स्क्रू घिस गया है, या फिर तीसरा ऑप्शन है हाफ नट वर्न आउट मतलब हाफ नट भी घिस गया है, फिर चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि सिंगल पॉइंट टूल से थ्रेडिंग के दौरान थ्रेड की गलत पिच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव मतलब इनकरेक्ट सिलेक्शन पिच ऑफ गियर चेंज मतलब जो हम पिच के हिसाब से गियर सेलेक्ट करते हो वो अगर इनकरेक्ट रहा तो इसके ऊपर भी इसका पिच गलत हो सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन है लेड स्क्रू के घिस जाने से, या फिर तीसरा ऑप्शन जो था हमारा हाफ नट के घिस जाने से भी पिच गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पेक्टेड ऑफ थ्रेड कटिंग इज नॉट करेक्ट विच। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पेक्टेड ऑफ थ्रेड कटिंग इज नॉट करेक्ट, थ्रेड कटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसके लिए पहला ऑप्शन है थ्रेड्स कैन बी कट ऑन लेथ बाय यूजिंग सिंपल गियर ट्रेन अरेंजमेंट ओनली मतलब थ्रेड कट करते समय सिर्फ सिंपल गियर ट्रेन का ही उपयोग किया गया है। या फिर दूसरा ऑप्शन है द 127 teeth gear is used as driven gear for cutting metric thread on लेथ हैविंग लीड स्क्रू इन टीपीआई मतलब ब्रिटिश लेथ में मेट्रिक थ्रेड कट करने के लिए 127 टीथ गियर का उपयोग किया है ड्रिवन के रूप में। तीसरा ऑप्शन है द 63 टीथ गियर इज यूज्ड एज अ ड्राइवर फॉर कटिंग ब्रिटिश लेथ ऑन मेट्रिक थ्रेड। तो जैसे तीसरा ऑप्शन जो पूछा जो बोला गया था कि मेट्रिक लेथ पर ब्रिटिश थ्रेड कट करते समय 63 गियर का उपयोग किया गया है। या फिर चौथा ऑप्शन है द टीथ ऑफ द ड्राइवर एंड ड्रिवन आर बेस्ड ऑन द पिच ऑफ द थ्रेड टू बी कट एंड द पिच ऑफ थ्रेड ऑन द लीड स्क्रू मतलब ड्राइवर और ड्रिवन के दांते काटे जाने वाले थ्रेड की पिच और लीड स्क्रू पर थ्रेड की पिच पर आधारित होते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पेक्टेड ऑफ थ्रेड कटिंग इज नॉट करेक्ट मतलब थ्रेड कटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए थ्रेड कैन बी कट ऑन अ लेथ बाय यूजिंग सिंपल गियर ट्रेन अरेंजमेंट ओनली मतलब सिर्फ सिंपल गियर ट्रेन के सहायता से ही थ्रेड कट कर सकते हैं, यह कथन थ्रेडिंग के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्टेड टू द लेथ कटिंग टूल इज करेक्ट। लेथ कटिंग टूल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड हॉटनेस टेम्परेचर इज हायर फॉर हाई कार्बन स्टील टूल देन दैट ऑफ कार्बाइड टूल मतलब कार्बाइड टूल की तुलना में उच्च कार्बन हाई स्पीड स्टील टूल के लिए रेड हॉटनेस तापमान अधिक होता है। दूसरा ऑप्शन है द प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ टूल चिपिंग ऑफ विथ वाइब्रेशन इज मोर फॉर सीमेंटेड कार्बाइड टूल दैट देन ऑफ हाई स्पीड स्टील मतलब हाई स्पीड स्टील टूल की तुलना में सीमेंटेड कार्बाइड टूल के लिए वाइब्रेशन के साथ टूल चिपिंग की प्रॉपर्टी अधिक होता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है सिरामिक टूल हैज मोर रेसिस्टेंस टू शॉक एज कंपेयर टू हाई स्पीड स्टील टूल मतलब जो तीसरा नंबर का जो ऑप्शन था उसका मीनिंग होता है हाई स्पीड स्टील टूल की तुलना में सिरामिक टूल में
वाइब्रेशन के लिए अधिक प्रतिरोध होता है। तो इसके लिए, और उसका जो चौथा नंबर का जो ऑप्शन है, हाई स्पीड स्टील टूल कैन वर्क एट मोर स्पिंडल स्पीड एंड फीड देन सीमेंटेड कार्बाइड टूल। मतलब हाई स्पीड स्टील टूल सीमेंटेड कार्बाइड टूल की तुलना में अधिक स्पिंडल स्पीड और फीड पर काम कर सकता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि लेथ कटिंग टूल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द प्रॉपर्टी ऑफ टूल चिपिंग ऑफ विथ वाइब्रेशन इज मोर फॉर सीमेंटेड कार्बाइड टूल देन दैट ऑफ हाई स्पीड स्टील टूल्स। मतलब हाई स्पीड स्टील टूल की तुलना में सीमेंटेड कार्बाइड के लिए वाइब्रेशन के साथ टूल चिपिंग की प्रॉपर्टी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर रिक्त स्थान। मतलब रिक्त स्थान के लिए टेम्परिंग ट्रिपेनिंग ऑपरेशन किया जाता है। टेम्परिंग ने ट्रिपेनिंग ऑपरेशन है, रिक्त स्थान के लिए ट्रिपेनिंग ऑपरेशन किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ब्लाइंड होल। मतलब ब्लाइंड होल बनाने के लिए ट्रिपेनिंग ऑपरेशन किया जाता है। या फिर बिग साइज होल, मतलब बड़े आकार के होल तैयार करने के लिए ट्रिपेनिंग ऑपरेशन किया जाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है स्मॉल साइज होल, मतलब छोटे आकार के होल के लिए ट्रिपेनिंग ऑपरेशन किया जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है स्टेप बोरिंग के लिए ट्रिपेनिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि रिक्त स्थान के लिए ट्रिपेनिंग ऑपरेशन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़े आकार के होल तैयार करने के लिए ट्रिपेनिंग ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द हाफ नट। हाफ नट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इट इज डिचेबल पार्ट ऑफ द स्पिंडल। मतलब स्पिंडल का यह एक डिचेबल पार्ट है। दूसरा ऑप्शन है इट इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ द स्पिंडल। मतलब यह स्पिंडल का एक अभिन्न पार्ट है। या फिर तीसरा ऑप्शन है इट इज एन इंटरगल पार्ट ऑफ द एप्रॉन। मतलब एप्रॉन का यह एक अभिन्न पार्ट है। या फिर चौथा ऑप्शन इट इज डिचेबल पार्ट ऑफ द एप्रॉन। मतलब एप्रॉन का यह एक डिचेबल पार्ट है। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि हाफ नट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इट इज डिचेबल पार्ट ऑफ द एप्रॉन। मतलब एप्रॉन का यह एक डिचेबल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फीड इज नॉट पॉसिबल इन द कंपाउंड स्लाइड मेथड ऑफ टेपर टर्निंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट कैन बी नोटिसेबल ऑन द टेपर्ड वर्क पीस ड्यू टू एबो रीजन। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि टेपर टर्निंग की कंपाउंड स्लाइड विधि में पावर फीड संभव नहीं है। मतलब ऑटोमेटिक फीड हम नहीं दे सकते हैं टेपर टर्निंग कंपाउंड स्लाइड मेथड में। तो उपरोक्त कारणों में से टेपर वर्कपीस पर निम्नलिखित में से कौन सा दोष ध्यान देने योग्य हो सकता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है चैटरिंग। दूसरा ऑप्शन है पुअर सरफेस फिनिश, मतलब खराब सरफेस फिनिश। तीसरा ऑप्शन है टेपर एंगल मोर देन सेट, मतलब जो हम टेपर एंगल सेट करते हैं उससे ज़्यादा हो जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है टेपर एंगल लेस देन सेट, मतलब सेट किया हुआ टेपर एंगल से कम हो जाता है। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि टेपर टर्निंग की कंपाउंड स्लाइड विधि में पावर फीड नहीं दे सकते हम, तो उपरोक्त कारणों में से टेपर्ड वर्कपीस पर निम्नलिखित में से कौन सा दोष ध्यान देने योग्य हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुअर सरफेस फिनिश, मतलब खराब सरफेस फिनिश तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द टेपर टर्निंग मेथड इज बाय ऑफसेटिंग द टेलस्टॉक। विच पार्ट ऑफ द टेलस्टॉक इज ऑफसेट। मतलब टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड से टेपर टर्निंग करते समय टेलस्टॉक का कौन सा भाग ऑफसेट किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉडी, दूसरा ऑप्शन है स्पिंडल, तीसरा ऑप्शन है बेस और चौथा ऑप्शन है होल यूनिट। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि टेपर टर्निंग अगर हमें करना टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड से, तो टेलस्टॉक का कौन सा पार्ट ऑफसेट किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉडी। टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड के सहायता से टेपर टर्निंग करते समय बॉडी को ऑफसेट किया जाता है। इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है लेथ मशीन के बारे में। और उसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और इसी तरह के वीडियो हम आपको एग्जाम होने तक करवाएंगे। और वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।